ऑडिबल हो रहा है? देखते रहिए, पीछे ही बैठ के थोड़ा सा देख लीजिए, आपके निगाह में रहेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21। लाइन से चलिए। और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। जितना यहाँ डिस्कस हो जाता है, आप देखते रहिएगा, हो रहा है ना? यस। जितना यहाँ डिस्कस हो जाता है कर लीजिए। देखिए पीरियड भी शॉर्ट है, जितनी भी हो पाएंगे हम रुकेंगे नहीं, लेकिन इसके अलावा आप एग्जाम में आइडिया पूरी की पूरी फॉलो कर जाइए और 4 से 5 बार दोहरा दीजिए। वीडियोस देख लीजिए, आपको सारी बात उसमें से आ जाएगी। पसंद है? हाँ चलिए नेक्स्ट बोलिए। For conversion of galvanometer into an ammeter, one should be used. एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। एक गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? Ammeter. तो क्या आप यूज करते हैं, आप बताइए। क्या बताया था मैंने? क्या बताया था मैंने, यार बताइए। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था? फिर बताया था एक स्मॉल रेजिस्टेंस, Small parallel. बस वही बात बताया। ये बताया था कि नहीं बताया? ऐसे मान लीजिए कि इसको दोहरा के बताया था और कई प्रश्न इस पे लगाए थे, बन रहा है ना? कई प्रश्न इस पे लगाए थे। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हमको एमीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर का क्या इस्तेमाल होता है बेटा? गैल्वेनोमीटर का क्या इस्तेमाल होता है? टू डिटेक्ट एंड मेजर द करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। बात समझे? Yes. ये इस्तेमाल होता है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है ना? एमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू, गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनता है। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट इन अ सर्किट, ठीक है ना? और अगर मिली एम्पियर में मेजर करेंगे तो मिली एम्पियर मीटर, और अगर एम्पियर में मेजर करेंगे तो एम्पियर मीटर। ये सब छोटी बड़ी बातें। और कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? छोटा सा शंट, एक छोटा सा बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगा देते हैं, तो ये बात हो जाती है। इसका पर्पस क्या होता है? देखिए कोई भी सवाल, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम आइडिया ही बोला, लेकिन एग्जाम आइडिया आप कैसे लगाएंगे? कोई क्वेश्चन का हर बात को एलोबरेट करके, अब जैसे कोई लिखने पे ही नहीं रुक जाना है, हमको अब उसके अंदर पूरा हो जाना है कि शंट क्या है, ठीक है ना? शंट को हम क्यों लगाते हैं, इसका पर्पस क्या है? शंट लगाने का पर्पस क्या है मैंने बताया था आपको, जरा बताइए क्या पर्पस था? शंट क्यों लगाते थे, क्या पर्पस था? कि ज्यादातर करंट शंट से चली जाए। शंट का रेजिस्टेंस कम है, जब ज्यादातर करंट शंट से चली जाएगी तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर की मेजरिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी और उसके कॉइल्स जलने से बच जाएंगे। क्या ये बताया नहीं था? उसी का एप्लीकेशन है। 1% ऐसी बात आ भी सकती है जो बताया हुआ ना भी हो, तो उसको आप टिक कर दिए, उसको हम क्लास से भाग गए। लाइन में है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखते रहिएगा थोड़ा सा। The time rate of work done by magnetic field on a charged particle moving on a helical path is. The time rate of Work done by magnetic field on a charged particle हाँ, moving on a helical path. the time rate of work done by magnetic field On charged particle on a charged particle moving on helical path। is. एक चार्ज पार्टिकल है जो हेलिकल पाथ पे मूव कर रही है, उसमें टाइम रेट ऑफ वर्क डन क्या है? टाइम रेट ऑफ वर्क डन क्या है? सबसे पहले आप ये बताइए, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करती है तो उसका पाथ कैसा होता है? आप पूरा डिस्कस करिए, कैसा पाथ होता है बताइए। अगर परपेंडिकुलरली इंटर करती है तो पाथ कैसा होता है? अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली इंटर करती है तो पाथ कैसा होता है? सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर होता है। बताया कि नहीं बताया? और अगर किसी एंगल पे मूव करती है तो कैसा होता है? तो हेलिकल होता है, हेलिकल पाथ होता है। बात समझ में आ गई? ये बात बताई नहीं बताई? जैसे क्वेश्चन मान लीजिए हम ये कहते हैं डेली 20 क्वेश्चन याद रखिए, लेकिन 20 क्वेश्चन मान लीजिए अभी तो आज कम हो रहा है, बहुत दिन बाद हम लोग दिवाली में बहुत लंबा गैप हो गया, लेकिन 5, 7, 8 क्वेश्चन आराम से होगा 10 क्वेश्चन का, और 10 आप अपने मन से लगा लीजिए। लेकिन जो भी लगाइए उसकी थ्योरी एकदम रिवाइज कर लीजिए और क्वेश्चन से थ्योरी रिवाइज कर, प्रॉब्लम्स है ना। तो अगर वो परपेंडिकुलर जाएगा तो कैसा होगा? सर्कुलर। और किसी एंगल पे जाएगा तो हेलिकल होगा। अगर वो सर्कुलर पाथ होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? T = 2 पाई m/qb बताए थे।
उसका रेडियस क्या होगा, mv/qb। रेडियस क्या होगा, mv/qb। ये सारी बात दोहरा दी है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/टाइम पीरियड। ये सारी बात दोहरा दी है। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है कोई चार्ज पार्टिकल अगर हेलिकल पाथ में एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो टाइम रेट ऑफ वर्क डन क्या होगा। तो मेरे भाई खूब गौर से देखिए, वर्क डन क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैसे लगता है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो अपनी उसकी स्पीड के परपेंडिकुलर लगता है। भाई क्यू वी क्रॉस बी होता है, यानी स्पीड या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। फिर बात समझ आ गई। क्या ऐसा फोर्स कोई वर्क करेगा, क्या ऐसा फोर्स कोई वर्क करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर हेलिकल पाथ पे घूम रहा है यानी किसी एंगल पे गया, अगर हेलिकल पाथ पे घूम रहा है यानी किसी एंगल पे एंटर किया, तो एंगल पे एंटर किया तो दो कंपोनेंट होंगे। एक स्पीड का वो कंपोनेंट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो पैरेलल कंपोनेंट जो स्पीड का होगा उस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगाएगी। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आप डाल दें तो क्या वो कोई फोर्स लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों, क्योंकि फोर्स बराबर होता है QVB sin थीटा। और इस केस में अगर पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, इस तरह का सवाल हम लोग अभी एग्जाम आइडिया में पहला दूसरा सवाल डिस्कस किए थे जब उसके अंदर जाता था, क्या कहते हैं साइक्लोट्रॉन में। देखिए ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाना है, कम चीज़ों को बार बार लगा के एलोबरेट कर लेना। तो आपको बेसिक्स जब रहेंगे तो हर क्वेश्चंस नहीं तैयार करना है, आपको बेसिक्स तैयार करना है। बात नहीं समझ रहा। तो अब आप देखिए, जब पैरेलल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के कोई चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, और 0 फोर्स पे कितना वर्क होगा, 0। यानी स्पीड, यानी हेलिकल पाथ पे जा रहा है, यानी कि किसी एंगल पे एंटर कर रहा है, किसी एंगल पे एंटर कर रहा है तो उस स्पीड के दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फोर्स ही नहीं तो वर्क 0 है, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड में कोई वर्क नहीं। भाई कोई फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, क्लास 11th में खूब बढ़िया से आपको समझाया जाता है, आप गौर से देखिए, आपको याद होगा वर्क एनर्जी एंड पावर में खूब बढ़िया समझाया गया था आपको कि अगर किसी लंबी स्ट्रिंग से एक स्टोन को लगा के ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स है जो सेंटर की ओर है वो कोई भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है वो कोई वर्क नहीं करता। तो हेलिकल पाथ में ना तो पैरेलल फोर्स कोई वर्क करेगा, ना तो पैरेलल, ना तो उस वो वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स लगेगा, और परपेंडिकुलर पे फोर्स लगेगा तो वर्क नहीं होगा, वहां फोर्स ही नहीं लगेगा तो वहां उसकी वजह से भाई इस हेलिकल पाथ के दो कंपोनेंट है ना, एक तो सीधे जा रहा है एक सर्कुलर जा रहा है। इस हेलिकल पाथ के दो कंपोनेंट है ना, एक तो सीधे जा रहा है एक सर्कुलर जा रहा है। जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो सीधे वाले पे तो कोई फोर्स है ही नहीं तो कोई वर्क ही नहीं, और परपेंडिकुलर वाले पे फोर्स है लेकिन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो फोर्स भी कोई वर्क नहीं करेगा, तो नेट फोर्स ही होगा। बात समझ में आई? इस तरह से आपको बातों को समझना है मेरे भाई। अभी तो 3 ही सवाल हुआ, एक सवाल और हम कर पाएंगे, और मान लीजिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था तो 5-6 तो हो ही जाता, तो बहुत दिन बाद हम गैदर हुए। 7 सवाल आप ध्यान करिए, 7 से 10 सवाल, और 10 सवाल आप घर पे खूब एलोबरेट करके कर दिए तो अभी भी बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। In a certain region of space, electric field E and magnetic field B are perpendicular to each other. An electron enters perpendicularly to both the fields and moves undeflected. The velocity of electron is zero. चलिए अब बताइए, क्या इस सवाल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं था? पहले ये बताइए, इस सवाल का कॉन्सेप्ट जिस दिन मैंने इसको बताया था, क्योंकि मेरी मेमोरी कितनी सही है, तो यहीं पर नहीं हर जगह रहती है। मतलब मैं इतना अपने इन्वॉल्व होकर काम करता हूँ, मुझे याद है उसी दिन ये आएंगे जब मैंने वेलोसिटी से वेक्टर पढ़ाया था, उसी ने क्लास में थी।
ऑपोजिंग वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी सिलेक्टर का ही कॉन्सेप्ट। अरे कह रहा है धीरे धीरे पढ़िए क्वेश्चन को, धीरे धीरे पढ़िए। In a certain region of space, एक सर्टेन रीजन है स्पेस का, आगे electric field E and magnetic field B are perpendicular to each other. किसी सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B आपस में परपेंडिकुलर है, यही तो कह रहा है। कौन सी बड़ी बात है? An electron enters perpendicularly to both the fields. एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है इन दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलरली। इधर देखिए, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है? जेड एक्सिस पे। And undeflected. और And वो moves undeflected. और वो अनडिफ्लेक्टेड जाता है। तो अनडिफ्लेक्टेड कब जाएगा बताइए? जब कोई इलेक्ट्रॉन इस रीजन में आएगा तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? इलेक्ट्रिक तो लगेगा ही, चाहे वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। अब कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करिए, अब इससे रिलेवेंट जितने भी कॉन्सेप्ट है रिवाइज करिए, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट से रिवाइज। विश्वास मानिए, अगर 25 क्वेश्चन आप इस तरह से रोज रिवाइज कर लेते हैं, 10 मेरे साथ, 15 अकेले में, फंसे कौन से क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट्स, तो अभी भी जो होगा वो आप सोच नहीं सकते हैं अभी भी। लेकिन इस अब अगर देर करेंगे बहुत देर है, इतना तो आपको करना था 25 को, हाँ, लेकिन पूरा एलोबरेट करके, बात समझ में आई? पूरा एलोबरेट करके देखिए। ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन इस रीजन में आता है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली है, और दोनों के परपेंडिकुलरली इंटर करता है। अब कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए। कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल ही है ना, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव भी कर रहा है या स्टेशनरी भी है, दोनों केस में फोर्स लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? किसी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कब लगेगा? अगर कोई स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिकल उसमें स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? अरे भाई आप देखिए, ये सब फोर्स क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। स्टेशनरी यानी v बराबर 0, तो फोर्स 0 होगा। मैंने शुरुआत में ही आपको क्या ये बात नहीं बताई थी कि एक मैग्नेटिक फील्ड में केवल एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स है, बात समझे? इस केस में इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, क्योंकि दोनों फील्ड एक ही रीजन में, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फोर्स तो मूव ना भी करता तो भी लगता, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब वो मूव कर रहा है, ठीक है ना? मूव कर रहा है तो दोनों फोर्स लगेगा। अब कह रहा है कि इस रीजन से वो इलेक्ट्रॉन गुजर जाता है बिना डेविएट हुए। दो फोर्सेस लग रहे हैं और बिना डेविएट हुए वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसका मतलब है दोनों फोर्सेस इक्वल एंड तभी तो पॉसिबल है। अगर दो फोर्स किसी आदमी के ऊपर लग रहे हैं और वो जिस पाथ पे आ रहा है उसी पाथ पे चला जा रहा है, यानी कि नेट एक्सेलरेशन उसका कहीं नहीं है, उसकी स्पीड वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है। वेलोसिटी सिलेक्टर का यही कॉन्सेप्ट बताया था, डिटेल में बताए थे सारी बात। अब से सारी वीडियोस बनने दीजिए जिससे आपके पास ये रहे कि हाँ ये सारी बातें हुई हैं, है ना, ये बातें हुई हैं और दोहराव की जरूरत है। अरे जब टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको दोहराव की जरूरत है, आप तो बच्चे हैं, आप तो बच्चे, एकदम शर्माना नहीं है, एकदम हीनता भावना नहीं रखनी अपने अंदर। अरे एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 2 बार में, 4 बार में, 10 बार में तो आएगा तो इसलिए आपको रिपीटिशन करना है, केवल पढ़ नहीं लेना है, ठीक है ना? अब आप देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर यही बताए थे। तो वेलोसिटी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स क्या होगा, E × E, और नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, EVB, यही ना होगा? बोलो बेटा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो पूछ क्या रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E कट जाएगा और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, E/v। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई?
बात समझ में आ रही है? 100% समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 5-6 सवाल समझिए, एकदम स्लो कर दे रहा हूँ, लेकिन वो 100% होना चाहिए और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फ्लैश करने चाहिए कि हाँ ये है, ये नहीं कि बस आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन नहीं ना आएगा, हाँ उस अवधारणा पे चीजें आएंगी। बात समझ में आ रही है? तो टाइम तो मेरा हो गया है, लेकिन कोई नॉक नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग एक और चलाते हैं, जैसे ही कोई नॉक करेगा हम बंद कर देंगे, ठीक है ना? एक और चला देंगे, एक और क्वेश्चन मुझे। Current sensitivity of a galvanometer can increase by decreasing. अच्छा, current sensitivity of a galvanometer can be increased by decreasing. Current sensitivity of a galvanometer can be increased by decreasing. तो इस प्रश्न को करने में आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि करंट सेंसिटिविटी से हम समझते क्या है। तो क्या ये बात मैंने आपको बताई नहीं है? पूरा गैल्वेनोमीटर पढ़ाए हैं और उसमें करंट सेंसिटिविटी भी बताए हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बताए हैं और नोट्स भी दिए हैं, बताया ना बेटा? अब आप देखिए, मैंने आपको गैल्वेनोमीटर में क्या बताया था कि एक कॉइल होता है, उस कॉइल में करंट फ्लो करती है और उसकी वजह से कॉइल जो है ट्विस्ट करता है। सब समझाया था बहुत डिटेल में। और जैसे वो ट्विस्ट करता है तो सस्पेंशन कॉइल यानी जिससे वो लटका होता है सस्पेंशन स्ट्रिंग, वो भी ट्विस्ट करती है। और जब ट्विस्ट समझाया था तो वो एंटी टॉर्क लगाती है, और जब उसके द्वारा एंटी टॉर्क उसके द्वारा लगा हुआ एंटी टॉर्क एंगल थीटा पे डिपेंड करता है, यानी कितना वो ट्विस्ट हुई, ठीक है ना? तो और हर स्ट्रिंग का एक टॉर्शनल कांस्टेंट होता है जो उसकी मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये सारी बात बताई थी आपको। अब केवल हम सवाल नहीं लगा रहे हैं, आपको पूरी थ्योरी रिवाइज करा रहे हैं। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो मैं कुछ चैलेंज से करा क्वेश्चन लगाना ही नहीं, पूरा रिवाइज किया ना, तो उस पे किस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का मेटेरियल है, और रिस्टोरिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा? टॉर्शनल कांस्टेंट जो कि मेटेरियल की प्रॉपर्टी है। एक बात है, टॉर्शनल कांस्टेंट क्या है? मेटेरियल की प्रॉपर्टी, मेटेरियल टू मेटेरियल डिफर करेगा, और वो टॉर्क डिपेंड करेगा सी थीटा पे, यानी थीटा ने कितने एंगल ट्विस्ट किया। और जब ये एंटी टॉर्क इस टॉर्क के बराबर हो जाएगा तो उसका मुड़ना रुक जाएगा। तो मान लीजिए थीटा एंगल पे ऐसा होता है तो सर तब आपका हो जाएगा n, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, I यानी I जो करंट फ्लो कर रही है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी NIAB, और थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। NIAB sin थीटा जब C थीटा के बराबर हो जाएगा तो उस कॉइल का मुड़ना रुक जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप गौर से देखिए, मैंने आपको करंट सेंसिटिविटी क्या बताई थी? करंट सेंसिटिविटी बताई थी, क्या बताई थी बेटा? थीटा बाय आई। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छा। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बताई थी? वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बताई थी? थीटा बाय वी, थीटा बाय वी, या वी को आप कह सकते हैं आई इंटू आर, इसको आप लिख सकते हैं थीटा बाय आई। बताया था बेटा? यस सर। यानी थीटा बाय आई क्या है? करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी बाय आर हमको इस तरह से एग्जाम लगाते समय नहीं करना, बनना है ना, हमको बोर्ड में इतना नहीं करना है, तो ये चांस और कर पाएंगे। लेकिन अभी जब आप घर पे कर रहे हैं तो अपनी पूरी मत्था पर्ची करना है। करंट सेंसिटिविटी पूछा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं सोच लीजिए, और करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस जो होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो मान लीजिए वोल्टेज सेंसिटिविटी एग्जाम में पूछ लिया तो क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है? तो अब आपको यहां से हमने आपसे क्या बताया था कि फील्ड कैसी होगी? फील्ड कैसी होती है? रेडियल, रेडियल होती है, परपेंडिकुलर। बस अभी खत्म कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर होगा तो sin 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? थीटा बाई आई, और ये हो जाएगा n a b बाई c, ये करंट सेंसिटिविटी हो जाएगा। और अब आप प्रश्न पढ़िए। मेरे ख्याल से आपने प्रश्न ये पढ़ा है कि इसको डिक्रीज कर सकते हैं कैसे, कि इंक्रीज कर सकते हैं। Current sensitivity of galvanometer can be increased by decreasing. अच्छा आप सुनिए, कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग। तो दिस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग दिस, इसको बढ़ाने से तो बढ़ेगी, लेकिन इसको घटाने से तो नहीं बढ़ेगी, इसको घटाने से बढ़ेगी। तो टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द वायर,
ऑफ द मेटेरियल ऑफ द वायर, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फट से आप देखेंगे और मानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करके करिए, बस 20 सवाल अभी स्टार्ट करिए, अभी आप कट कर दीजिए, कल से फिर हम लोग अच्छे से करेंगे।